आज स्टार्ट करने जा रहे हूँ चैप्टर 6 बिजनेस स्टडीज़ का, जो कि है स्टाफिंग। होप की स्क्रीन विजिबल हो। हमें स्टार्ट करना है स्टाफिंग, ठीक है। स्क्रीन विजिबल स्टार्ट हो जाए। यहाँ से स्टार्ट करना है। What is staffing? Staffing has been described as a managerial functions of filling and keeping the position in the organization structure. This is achieved by first of all identifying requirements of workforce, followed by requirement selection, placement, promotion, appraisal and development of person to fill the roles designed into the organizational structure। ठीक है, तो स्टाफिंग को ऐसा प्रोसेस किया गया है कि वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और जहाँ पे आपको जॉब्स जो है एम्प्लॉयज़ को उनके वर्क के हिसाब से उन्हें बांटा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। एग्जाम में इसमें से सिर्फ यही क्वेश्चन आता है कि स्टाफिंग का मेथड्स क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो उस पर हम लोग जाकर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आने वाला है। यहाँ पे दिया हुआ है इसका इम्पोर्टेंस। ठीक है, ये आप लोग रिवाइज कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि एग्जाम में आके पूछे। ठीक है, इसको रीड करते हैं। हेल्प स्टाफिंग हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब्स, मेक्स फॉर हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन और राइट जॉब। तो क्या करता है, सबसे पहले डिस्कवर करता है कि कौन से पर्सन जो है वो जॉब के एलिजिबल हैं, और जो एलिजिबल हैं उनको किस जॉब पे रखना है, किस पोजीशन पे रखना है, वो दिखाता है। इंश्योर द कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द इंटरप्राइज। तो सक्सेसिव प्लानिंग फॉर मैनेजर्स के लिए सही से प्लान करके दिया जाता है कि कौन से जो वर्कर्स है वो किस फील्ड में काम करेंगे उनके लिए। ठीक है, इट हेल्प्स इन इंश्योरिंग ऑप्टिमम utilization of human resources by avoiding over managing. It prevents underutilization of the personnel and high labor cost. At the same time, it avoids disruption of work by indicating in advance the shortages of personnel, and improves job satisfaction and morale of employees through objective assessment and reward for their कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो उनको कंट्रीब्यूशन के लिए, उनके वर्क जॉब के लिए उनको रिवॉर्ड्स भी दिया जाता है कि वो अच्छे से काम करें। नेक्स्ट है स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्टाफिंग का क्या रोल है? इट इज़ अ फंक्शन विच मैनेजर्स नीड्स टू परफॉर्म। तो मैनेजर्स जो है वो इसमें पार्ट लेते हैं और अपना काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की क्या ड्यूटीज़ है, यहाँ पे हम लोग पढ़ना है। जो सेम चीज़ यहाँ पे पॉइंट वाइज में दिया हुआ है वही सेम चीज़ पूरे पैराग्राफ में दिया हुआ है, इस वजह से मैं यहाँ सीधा पॉइंट वाइज डिस्कस कर रही हूँ। रिक्रूटमेंट, सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है, रिक्रूटमेंट करता है, क्वालिफाइड पीपल को लेके आता है। सेकंड है एनालाइजिंग जॉब्स, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब्स टू प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन। फिर जॉब्स के बारे में पता करता है, जॉब्स के डिस्क्रिप्शन के बारे में, सो दैट कि एलिजिबल कैंडिडेट्स को उनके वर्क प्रोफाइल के हिसाब से जॉब मिल सके। डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स, फिर उनके सैलरीज को, उनके जो भी रिवॉर्ड्स मिलते हैं उन सबको, इंसेंटिव्स को प्लान करता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस एंड करियर ग्रोथ, और फिर करियर में ग्रोथ के लिए, और एफिशिएंट मतलब टाइमली पर और कॉस्ट के हिसाब से परफॉर्म करने के लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दिया जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग दिया जाता है, जैसे डेवलपमेंट होगा मेंटेनिंग लेबर रिलेशंस एंड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस। मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं कि लेबर को और सारे मैनेजर्स को, सबको एक साथ यूनाइट किया जाता है। हैंडलिंग ग्रीवेंसेज एंड कंप्लेंट्स, फिर कंप्लेंट बॉक्स रखी जाती है जहाँ पे जो भी जिसको कभी कंप्लेंट करने वहाँ कंप्लेंट दे सकता है, ताकि एचआर जो है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है वो उसमें अग्री करे और उसको चेंज करने में मदद करे। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, फिर सोशल सिक्योरिटी मतलब सोसाइटी की तरफ से जो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को, वो सब दिया जाता है। डिपेंड इन द कंपनी इन लॉ सूट्स एंड अवॉइड लीगल कॉम्प्लिकेशंस के हिसाब से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अभी ये बता रहा है कि इस पूरे पैराग्राफ में यहाँ दिया हुआ है, इस पूरे पैराग्राफ में, इस पूरे पेज पे सिर्फ यही दिया हुआ है कि एचआर जो है वो अपना प्रेजेंट जो है एनालिसिस कैसे करता है, रिक्रूटमेंट कैसे करता है। जो चीज़ें हमने यहाँ पढ़ी है सेम चीज़ ये पूरे 2 पेज में इसमें और इसमें दिया हुआ है, तो इसे हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें रिवीजन करनी है। हम बस ये पॉइंट याद रखेंगे तो इसे हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टाफिंग प्रोसेस। अब हमें स्टाफिंग के प्रोसेस का पढ़ना है कि स्टाफिंग में कौन कौन से प्रोसेस आते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर है,
यहाँ पर फर्स्ट एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, मैन पावर का रिक्वायरमेंट कितना है किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसे हमें चेक करना है, ठीक है। सेकंड है रिक्रूटमेंट, फिर हमें उस हिसाब से उसमें रिक्रूटमेंट करनी है जॉब, जैसे कि जो जिस जॉब के लिए एलिजिबल है उसे वहाँ प्लेस करना है, फिर ठीक है उसको सेलेक्ट करना है ताकि सिलेक्शन उस बेसिस पे हो कि बायस ना हो, आप किसी के लिए भी बायस ना हो। ऐसे नहीं कि वो स्पेशलाइज नहीं है तो आप उसे जॉब पे रख लिया, ऐसा नहीं करना। उसे एलिजिबल है तभी उसे जॉब पे रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट करना है उनकी, मतलब उनके सैलरी, बेनिफिट्स, रिवॉर्ड्स, ये सब इंसेंटिव्स, ये सब उन्हें बताने हैं, और उनके ओरिएंटेशन मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम टाइप्स का उन्हें डिस्कस कराना है ताकि उन्हें अवेयर हो जाए कि उन्हें कौन से वर्क में करना है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ओरिएंटेशन में बताना है, बताने के बाद कि आपकी जॉब क्या, आपकी प्रोफाइल क्या है, उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अपने काम के लिए एलिजिबल हो जाए और अच्छे से सीख जाए उन्हें क्या काम करना है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसके बाद जैसा उनका परफॉर्मेंस आएगा, जैसा वो काम करेंगे वैसे उनको, अगर वो अपने स्टैंडर्ड्स को मीट कर पा रहे हैं तो उन्हें क्या होगा, प्रमोशन दी जाएगी, इंसेंटिव दी जाएगी। नेक्स्ट है प्रमोशन एंड करियर, और उसके बाद उनको डिसाइड किया जाएगा कि किस, जैसे कोई एम्प्लॉय वो बहुत अच्छा जॉब कर रहा है अपना और वो मैनेजर्स के लिए एलिजिबल हो जा रहा है तो फिर उसे मैनेजर की पोस्ट पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कंपनसेशन, कंपनसेशन इस वजह से दिया गया है अगर किसी एम्प्लॉय की या फिर लेबर की या फिर किसी भी जो भी वर्कर काम कर रहा है, जो भी पर्सन काम कर रहा है, जो भी इंडिविजुअल काम कर रहा है, अगर उससे के साथ कोई भी तरीके का कोई अनफोर्ड कंडीशंस आती है तो उसे क्या होता है, कंपनसेट किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में पहले से दिखाया जाता है। नेक्स्ट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग, उसके बाद बता रहा है कि क्या क्या एस्पेक्ट्स है। तो यहाँ पे ये टेबल, ये जो चीज़ पूरे यहाँ दिया हुआ है 2-3 पेज में, यहाँ पे ये पूरे पेज में दिया हुआ, इस पूरे चार्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो यही चार्ट मैं समझा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफिकेशन एंड अट्रैक्शन, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे कि किस लिए वो एलिजिबल है। नेक्स्ट है सिलेक्शन करेंगे, उसके इवेल्युएट करेंगे, असेसमेंट लेंगे, इवेल्युएट करेंगे और फिर मैच करेंगे कि हम जैसा प्लान मतलब चाह रहे हैं, जैसा प्री डिटरमाइंड हमारी रिजल्ट है वैसा मैच करे कि नहीं। फिर हमें ट्रेनिंग देने के लिए हमें कैसा स्किल रखना है, क्या कितना लेवल पे उसे स्किल करना है, ये हम चेक करेंगे, ठीक है। और ये सब करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक पर्सन चाहिए जो कि एप्लीकेंट हो, और उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो उसमें जॉब हो, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनल सोर्सेज। अब हमें इंटरनल सोर्सेज क्या पढ़ना है। इंटरनल, देयर आर 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंटरनल रिक्वायरमेंट। अब इंटरनल रिक्वायरमेंट में के लिए क्या क्या जरूरत है, ठीक है, तो वो देखना है। सबसे पहला है ट्रांसफर। इंटरनल अगर सोर्सेज है रिक्वायरमेंट का, उसमें क्या होता है, ट्रांसफर। जैसे कि एम्प्लॉय से आप मैनेजर बन जाओगे, लेबर से इंडिविजुअल वर्कर बन गए, वर्कर से आप ट्रांसफर्स लोगे, ठीक है, ताकि आप ट्रेनिंग ले लेकर क्या करें, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब का जॉब रोल है, आप उससे मूव ऑन कर सके और आगे अपने आप को एक नए प्रमोटेड जगह पे देख सके। फिर प्रमोशंस, बिजनेस इंटरप्राइज अगर प्रमोट कर रहा है, अगर कम जॉब है तो उसे ऐसा प्रमोट करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए जॉब देने के लिए एलिजिबल हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज। एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव their performance. Promotion at a higher level may be certainly to a chain of promotion at lower levels of the organization. This motivates the employees to improve their performance through learning and practice. Employees work with commitment and loyalty and remain satisfied with their jobs. Also, peace prevails in the enterprise because of the promotional avenues. क्या होता है कि employees जो है वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, वो परफॉर्मेंस को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है इंटरनल सोर्सेज में आएगा ताकि आपको इसका बेनिफिट दिख सके। नेक्स्ट इंटरनल रिक्वायरमेंट ऑल्सो सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। इंटरनल रिसोर्सेज जैसे कैंडिडेट्स आते हैं तो उन्हें इकोनॉमिकली चेक किया जाता है कि वो किस कैटेगरी के हैं, फिर उन्हें चेक किया जाता है कि उन्हें पैसा कितने देने हैं। ये सब कैंडिडेट्स का जो भी मतलब रिज्यूम वगैरह आता है उनको प्रॉपरली चेक करके ही उन्हें रखा जाता है। नेक्स्ट ट्रांसफर इज अ टूल ऑफ ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज टू प्रिपेयर देम फॉर हायर जॉब्स। फिर ट्रांसफर करके उन्हें क्या कहा जाता है, एक जॉब रोल दी जाती है जो कि एक स्टेप ऊपर होती है उनसे, तो फिर उन्हें नए जॉब के लिए प्रिपेयर किया जाता है। ट्रांसफर हैज अ बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग वर्क प्लेस फ्रॉम द सरप्लस डिपार्टमेंट्स टू दोज वेयर देयर इज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। ट्रांसफर इस वजह से किया जाता है ताकि अगर किसी डिपार्टमेंट में शॉर्टेज है स्टाफ की और किसी डिपार्टमेंट में हाई लेवल में लोग हैं तो उसमें क्या करना है कि उनको आराम से उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाए जहाँ पे कम लोग हैं। नेक्स्ट लिमिटेशंस। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, तो यहाँ पे हम देखेंगे लिमिटेशंस।
द लिमिटेड व्हेन वैकेंसीज आर फिल्ड, तो अगर वैकेंसीज फिल्ड है तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर एक जगह रहेंगे तो फिर क्या होगा कि वो इन्फ्यूजन मतलब एक ब्रीड की तरह वर्क करेगा, जहाँ पे बहुत सारे भीड़ की तरह लोग काम कर रहे हैं बट कोई आउटकम नहीं, सिर्फ अपने 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, लोगों का कुछ आउटकम नहीं है। नेक्स्ट है द एम्प्लॉयज हैव बिकम मेड लेथरेजिक देन दे आर श्योर टाइम बाउंड प्रमोशन। से क्या होता है, वो टाइम पे अपना कंप्लीट करेंगे और ना वो प्रमोशन के बारे में सोचेंगे ना वो किसी चीज़ में, बस वो अपना मंथली सैलरी लेने के बारे में सोचेंगे और आप उसके लिए काम करेंगे। ए न्यू इंटरप्राइज कैन नॉट यूज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। तो क्या होता है, नए सोर्सेज, अगर नया कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो इंटरनल सोर्सेज के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि उसको तो हमेशा आउटर और नए स्टाफ्स को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास तो पहले से कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं और न कोई डिपार्टमेंट है जहाँ से वो अपने एम्प्लॉयज़ को लेके आ सकता है। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द एम्प्लॉयज़ में बी हैम्पर्ड एंड फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ में ऑफन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होता है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर की वजह से क्या होगा कि उनको अलग अलग तरीके में अगर भेजा जाएगा, ट्रांसफ़र हो भी रहा है तो वो उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो लेस हो जाएगी। नेक्स्ट है एक्सटर्नल एंटरप्राइज के, अगर एक्सटर्नल सोर्सेज है तो वो वेरियस पोजीशंस पे लीड कर सकता है, जैसे कि उनकी एलिजिबिलिटी को, उनके प्रमोशंस को, सबको अलग अलग तरीके से बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, अंडर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड। तो क्या नोटिस बोर्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पे बोर्ड पे लगाया जाता है कि यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू है या फिर वर्क जॉब खाली है, आपको वहाँ पे जाना है और जॉब लेना। कैजुअल कॉलर्स, फिर क्या होता है कि कैजुअली आपको डेटाबेस के हिसाब से जहाँ पे आपने अप्लाई किया हुआ या फिर जॉब सीकर्स को आप एक जॉब सीकर्स को हायर किया जाता है, जहाँ पे जॉब जिसको जॉब चाहिए और जो ऑर्गेनाइजेशन जॉब दे रहा है वहाँ पे वो लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं और फिर जॉब्स के लिए रिक्रूट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट, फिर एडवर्टाइजमेंट दी जाती है पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में या फिर जर्नल्स में या फिर टीवी पे या फिर एनी टाइप ऑफ सोशल मीडिया जो आजकल चल रही है उस पर भी देते हैं कि आप वहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू में जा सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन इंटरव्यूज किसी भी मोड से जैसा वो ऑर्गेनाइजेशन ले रहा है आप उसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन बाय द गवर्नमेंट रिगार्डेड एज अ गुड सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट अंडर अनस्किल्ड एंड स्किल्ड जॉब्स। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अगर एक स्किल्ड लेबर है और अनस्किल्ड है तो उन दोनों को मिला के मिक्सचर करके रखा जाता है ताकि प्रोडक्टिविटी में और डिपार्टमेंट में हर तरीके के बैलेंस बने रहे। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को भी हायर किया, जैसे प्राइवेट कोई एजेंसी है वो क्या करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग प्रोफेशनल्स को रिक्रूट करती है ताकि उनका जो प्रॉपर जो उनका बनाया गया है प्रॉपर प्री डिटरमाइंड प्लान्स और रिजल्ट्स उनको वो अचीव कर सके। नेक्स्ट है कैंपस रिक्वायरमेंट, कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी प्रॉपर रिक्वायरमेंट। तो क्या है कैंपस रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि कॉलेज वगैरह में होता है कैंपस लगाया जाता है प्लेसमेंट के लिए, तो क्या होता है कि वहाँ से उनको हायर कराया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस में, बड़ी बड़ी कंपनी में, जहाँ पे उनको अच्छे तरीके से प्लेसमेंट में पैसे भी मिल जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस को एक अच्छे एम्प्लॉय। रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर कोई एम्प्लॉय है जो एप्लीकेंट दे रहा है तो वो उसको क्या कह देना, वो एक अच्छे बैकग्राउंड से वो अच्छे एम्प्लॉय, मतलब वो अपना जॉब प्रोफाइल दिखाए कि वो एलिजिबल है वर्क के लिए। नेक्स्ट है लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर वो कोई लेबर हायर करे ऑर्गेनाइजेशन तो क्या होता है लेबर कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, बट क्या होता है कि कभी कभी डिसएडवांटेज भी हो जाता है लेबर के कॉन्ट्रैक्ट का। अगर कॉन्ट्रैक्ट में अगर सही से नहीं बताया हुआ होता है तो क्या करता है कि लेबर लोग स्ट्राइक पे चलाते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट का गलत फ़ायदा उठाते हैं। एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविज़न पे भी मैंने बताया, जैसे कि सोशल मीडिया वगैरह पे देते हैं एडवर्टाइजमेंट, वैसे ही टेलीविज़न पे भी वेब पब्लिशिंग, मतलब इंटरनेट पे जो कि सोशल मीडिया है आज के टाइम पे या फिर गूगल है अदर मीन्स है, उस पर आपको पब्लिश कराना है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल, अब मेरिट क्या होगी कि क्वालिफाइड पर्सनल आएंगे, वाइडर चॉइस, बहुत सारे लोग होंगे, फ्रेश टैलेंट, नए लोग उसमें रिक्रूट करेंगे, इसका कॉम्पिटिटिव स्पिरिट और कंपटीशन भी स्टाफ के बीच में रहेगा कि कौन से लोग को चूज उसमें किया जाए, कौन से लोग को सिलेक्ट किया जाए। इस वजह से क्या होगा कि सब अपना बेस्ट देंगे और सब अपना अच्छा ही देंगे, उसमें अपना जो भी 100% देंगे वर्क में। नेक्स्ट है लिमिटेशंस, डिससेटिस्फैक्शन अमंग द स्टाफिंग, एक्सटर्नल रिसोर्स रिक्वायरमेंट में लीड टू डिससेटिस्फैक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, they may feel that their chances of promotion are reduced. Lengthy process, recruitment from personal external sources takes a long time. The business has to notify the vacancies and wait for applications to initiate the selection process। तो क्या होता है कि लेंदी बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है, इस वजह से इसको थोड़ा अवॉइड किया जाए। कॉस्टली भी बढ़ता है क्योंकि आप अच्छे एम्प्लॉयज़ को ला रहे हैं तो आपको प्लेसमेंट वगैरह भी अच्छे देनी पड़ेगी।
नेक्स्ट है सिलेक्शन. सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स. अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं तो उसमें से कुछ अच्छे ही को सेलेक्ट करना होगा, उसको बोलते हैं सिलेक्शन. नेक्स्ट है प्राइमरी सिलेक्शन स्क्रीनिंग. तो किस तरीके से इसको सेलेक्ट किया जाता है, तो उसमें प्राइमरी लेवल पे होता है, उसको स्क्रीनिंग की जाती है कौन से इंडिविजुअल्स जो है जॉब्स के लिए फिट है. फिर सिलेक्शन टेस्ट होता है, जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट बनाया जाता है जिसको कि जॉब सीकर जो है वो क्वालिफाई करेंगे तभी उसमें सेलेक्ट होंगे. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टेस्ट. अब जैसे कि मैंने बताया इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वही टेस्ट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि आप टेस्ट देंगे और पर्सनल इंटरव्यू होगा. उसके बाद सब आप क्या करेंगे कि इसमें जॉब करेंगे. नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू. एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इंटरव्यू जैसे डायरेक्ट इंटरव्यूज लेके भी यूज़ किया जा सकता है. नेक्स्ट है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड. किसी ने रेफरेंस करा है कि हाँ ये मेरे जान पहचान के हैं, इनको भी जॉब में के लिए रख लीजिए एज अ टीचर एम्प्लॉय, तो उसे भी उस तरीके से भी हो सकता है. नेक्स्ट है सिलेक्शन डिसीजन. सिलेक्शन के लिए डिसीजन वगैरह इंटरव्यूज़ वगैरह लेके फिर मेडिकल एग्जामिनेशन लेके कि आप फाइनली फिट है अपने जॉब रोल के लिए या नहीं. फिर जॉब ऑफर जो है वो किस टाइप का है उसको चेक करते हैं. फिर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों सेटिस्फाइड है तो फिर ही उन्हें एक्सेप्ट किया जाएगा. ठीक है, यहाँ पे एक चार्ट गिवन है बट इट्स नॉट मोर इम्पोर्टेंट, तो इसे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि एग्जाम में ये सब आता नहीं है. सिर्फ आता है कि ये सब सिलेक्शन का इम्पोर्टेंस वगैरह या फिर किस तरीके से सिलेक्शन किया जाता है, ये सब आता है. ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैंने पहले बताया कि ट्रेनिंग होगा तो डेवलपमेंट होगी ऑर्गेनाइजेशन की भी और एम्प्लॉय की भी. ठीक है, तो यही चीज़ सेम चीज़ जो ऊपर बताया गया है वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है. आप लोग इसको रीड कर सकते हैं बट नॉट नेसेसरी. अगर आप थोड़ा सा भी स्मार्ट हैं तो आप उसको पहले वाले चीज़ को पढ़ के ही इसमें लिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है